हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, ह्यूमन बीइंग में एक कंट्रोल ब्रीदिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ब्रीदिंग के थ्रू ही ऑक्सीजन आ रहा है हमारे बॉडी में और ऑक्सीजन के वजह से ही सारे ऑर्गन्स कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसको कंट्रोल करना, एक रेगुलर पेस पे इसको काम करना ज़रूरी है और ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है कि कुछ हद तक वो अपने ब्रीदिंग को चेंज या कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे हम लोग चाहें तो कुछ सेकंड के लिए अपना ब्रीदिंग रोक सकते हैं या फिर फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कि हमारे ब्रीदिंग को डिफरेंट सिचुएशंस में कंट्रोल करता है कि कब ब्रीदिंग रेट फास्ट होना चाहिए, कब स्लो होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। देखो ये क्या मैंने बनाया है, ब्रेन का 3 पार्ट्स है, आप लोग पढ़े होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जिसमें से हाइंड ब्रेन जो है उसका एक पार्ट है पोन्स और एक पार्ट है ये हो गया जो हमारा गोल जैसा स्ट्रक्चर है सेरिबेलम, जिसको हम लोग लिटिल सेरिब्रम भी बोलते हैं, और ये हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा। तो हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट्स है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम का ऐसा कोई खास फंक्शन है नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मेन फंक्शन है पोन्स और मेडुला का। ठीक है, देखो ये डायग्राम में समझो, ऊपर की तरफ क्या है, पोन्स है, नीचे की तरफ क्या है, ये जो बस्ट पोर्शन है मेडुला है। पोन्स के पास मैंने ब्लू कलर से जो एक सेंटर बनाया है ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, अच्छा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फिर नीचे आओ तो मेडुला में आप देखोगे VRG एंड DRG है। VRG वेंट्रल साइड में है, DRG डोर्सल साइड में। देखो ये साइड डोर्सल साइड है, ये साइड वेंट्रल साइड है। VRG का फुल फॉर्म होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और DRG का फुल फॉर्म होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। चलो मैं एक लिख देता हूँ, एक आप खुद से लिख लेना, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक्चुअली ये है क्या, एक न्यूरॉन्स का ग्रुप है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। न्यूमोटैक्सिक सेंटर में PRG है, मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ DRG और VRG है वैसे ही पोन्स में PRG है। PRG का फुल फॉर्म होता है पोंटीन रेस्पिरेटरी ग्रुप। देखो हालांकि ये NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है 11th टॉपिक में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये दिया है, लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर है क्या, तो वो एक रेस्पिरेटरी ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं पोंटीन रेस्पिरेटरी ग्रुप। पोंटीन रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन पोन्स। पोन्स में न्यूरॉन का एक कलेक्शन है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोंटीन रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब ये क्या कंट्रोल करता है इसको समझो। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑफ सेंटर भी हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को स्विच ऑफ करना, यानी कंप्लीटली तो स्विच ऑफ नहीं होता है, रेस्पिरेशन को स्विच ऑफ करना कुछ हद तक ये काम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का कब जरूरत पड़ता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कब एक्टिवेट होता है, जब बॉडी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, उस समय न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है। देखो क्या लिखा हुआ भी है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट्स व्हेन द बॉडी नीड्स टू ब्रीथ फास्टर और टेक इन मोर एयर। जैसे जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस समय क्या होता है कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है एक्सरसाइज करते समय। तो यहाँ देखो होता क्या है, स्विच ऑफ कैसे होता है ये समझो। स्विच ऑफ मतलब होता है डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग टाइम है टोटल, जिसको हम लोग 5 सेकेंड बोलते हैं, जिसमें से 2 सेकेंड इंस्पिरेशन के लिए दिया गया है और 3 सेकेंड एक्सपिरेशन के लिए है। तो ये 2 सेकेंड जो टाइम लग रहा है इंस्पिरेशन में, इसको ये डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, अब जो 2 सेकेंड लग रहा था अब उससे कम समय लगेगा, यानी ब्रीदिंग टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो पर मिनट ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज लंग्स आर नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। अब सही बात है, लंग्स को कम्प्लीटली फिल्ड होने में मिनिमम 2 सेकेंड का समय लगता है। अब यहाँ 2 सेकेंड से कम समय दिया जा रहा है तो लंग्स कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो पाएगा।
जिसकी वजह से अल्टर रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट है 12 to 16 टाइम पर मिनट, इसमें चेंज देखने को मिलेगा। ये बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग और इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट ब्रीदिंग हो जाएगा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन आपको समझ में आया। जब भी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, उस केस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है। इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसके से ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एक और सेंटर होता है, जैसे मैंने यहाँ न्यूमोटैक्सिक सेंटर बनाया ना, उसी तरह से इसी के नीचे लोअर पॉन्स एरिया में एक एपनोस्टिक सेंटर भी होता है। एपनोस्टिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, ये इसका लोकेशन है। एपनोस्टिक सेंटर का लोकेशन है लोअर पॉन्स में। ये जो पॉन्स वाला एरिया है, इसके लोअर पार्ट में एपनोस्टिक सेंटर भी प्रेजेंट होता है। ये कंट्रोल करता है इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है। हालांकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया। देखो आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर दिख रहा होगा, एपनोस्टिक सेंटर दिख रहा होगा। ये जो मैंने DRG VRG बनाया है, आपको ये भी दिख रहा होगा। एक्सेसरी मसल्स भी दिख रहा होगा, वो क्या होता है हम लोग उसको समझेंगे अभी। चलो नेक्स्ट हम लोग DRG और VRG के बारे में समझ लेते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि ये DRG और VRG जो है ये कैसे फंक्शन करता है। देखो मैंने काफ़ी सिंपलेस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश की है। आप कहीं भी पढ़े होगे तो आपको DRG VRG में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहा ही होगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कम्प्लीटली ये आपको क्लियर हो जाए। देखो VRG और DRG, सबसे पहले कि DRG को हम लोग इंस्पिरेटरी एरिया भी बोलते हैं और VRG को एक्सपिरेटरी एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि DRG का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन में ही होता है और VRG का फंक्शन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में दोनों में ही होता है, लेकिन मैक्सिमम वो एक्सपिरेटरी से मतलब एक्सपिरेशन में वो काम करता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। इसलिए VRG को एक्सपिरेटरी एरिया भी हम लोग बोलते हैं। ये DRG VRG है क्या, न्यूरॉन्स का कलेक्शन है, इसी को हम लोग DRG और VRG बोलते हैं। ये DRG और VRG प्रेजेंट कहाँ है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट है और ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो DRG और VRG को मिला करके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फॉर्मेशन होता है। देखो RRC भी इसको हम लोग बोलते हैं और मेन ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला यही सेंटर है जो कि मेडुला में प्रेजेंट है। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग का मैं आपको बात करता हूँ, दोनों का अलग अलग कंडीशन है। नॉर्मल ब्रीदिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ DRG फंक्शन करता है, यानी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप फंक्शन करता है। कैसे होता है, देखो DRG क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा, जनरेट इम्पल्स टू डायफ्राम थ्रू फ्रेनिक नर्व्स, यानी इम्पल्स को जनरेट करके वो सारे एरिया को भेजेगा जहाँ से इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन होना है नॉर्मल केस में। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन कैसे होता है, EICM प्लस डायफ्राम उसमें फंक्शन करता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों के पास नर्व इम्पल्स भेजा जाएगा DRG के थ्रू। डायफ्राम में जो नर्व इम्पल्स जाएगा वो कैसे जाएगा, फ्रेनिक नर्व के थ्रू जाएगा। मैंने आपको बताया था डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व होता है। तो देखो जनरेट इम्पल्स टू डायफ्राम थ्रू फ्रेनिक नर्व्स, यानी डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू इम्पल्स जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा। और EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में इंटरकोस्टल नर्व के थ्रू सिग्नल जनरेट होगा। ये दोनों की वजह से क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ जो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कराया। ये जो सिग्नल है वो 2 सेकेंड तक इसको कॉन्ट्रैक्ट कराए रखेगा और वही 2 सेकेंड में क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। देखो इंक्रीज स्ट्रेंथ फॉर 2 सेकेंड, किसका स्ट्रेंथ, डायफ्राम और EICM का स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ 2 सेकेंड के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन। और फिर उसके बाद 2 सेकेंड बाद ये DRG और VRG का इम्पल्स जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से डायफ्राम और EICM भी अपने नॉर्मल पोजीशन में रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। और इसको रिलैक्स स्टेट में कंप्लीटली आने में 3 सेकेंड लगता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। देखो रिलैक्स अबाउट 3 सेकेंड। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है लंग्स का यानी डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल सभी का, कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के फिर वापस से अपने पोजीशन पे आ जाए, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिकॉइल प्रॉपर्टी। तो लंग्स के पास ये रिकॉइल प्रॉपर्टी होता है क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक मसल्स प्रेजेंट है। तो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स हम लोग इसी को बोलते हैं कि एक बार स्ट्रेच होने के बाद वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल ब्रीदिंग के केस में था।
फोर्सफुल ब्रीदिंग में देखो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में डीआरजी सिग्नल भेजेगा डायफ्राम को और ईआईसीएम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बिल्कुल इधर की तरह। साथ में डीआरजी जो है वो एक्टिवेट करेगा वीआरजी को। वीआरजी नॉर्मली इनएक्टिवेटेड होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग के समय वीआरजी एक्टिवेट होता है। वो भी कौन उसको एक्टिवेट करता है, डीआरजी ही वीआरजी को एक्टिवेट करता है। डीआरजी वीआरजी को एक्टिवेट करेगा सिग्नल के थ्रू, जिसके वजह से एब्डोमिनल मसल्स या फिर एक्सेसरी मसल्स फॉर इनहेलेशन। देखो एब्डोमेन में भी बहुत सारे मसल्स हैं जो कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। उन मसल्स का नाम हमें नहीं ध्यान रखना है, उन मसल्स को हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी मसल्स। उसमें से कुछ मसल्स होते हैं जो कि इनहेलेशन में हेल्प करते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन में, और उसमें से कुछ मसल्स होते हैं जो कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं। एब्डोमिनल मसल, एक्सेसरी मसल एक ही चीज़ है, अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं, उनका नाम हमें नहीं ध्यान रखना है। तो एक्सेसरी मसल्स फॉर इनहेलेशन यानी कि वो मसल्स जो कि इनहेलेशन में हेल्प करते हैं, उनको बोल दिए हम लोग एक्सेसरी मसल्स फॉर इनहेलेशन। ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्सफुल इनहेलेशन होगा। तो फोर्सफुल इनहेलेशन में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो डीआरजी का है और थोड़े अमाउंट में वीआरजी भी कंट्रीब्यूट करता है। फोर्सफुल एक्सप्रेशन का बात करें तो यहाँ पर डीआरजी का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआरजी का ही फंक्शन है। वीआरजी क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा, दो जगह, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल एक्सप्रेशन में ही रोल है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, सिग्नल भेजेगा, और साथ में एक्सेसरी मसल्स यानी वो एक्सेसरी मसल्स जो कि एक्सहेलेशन में हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो मसल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर दूसरे मसल्स यूज हो रहे हैं, दोनों ही एक्सेसरी मसल हैं या फिर एब्डोमिनल मसल हैं। तो एक्सेसरी मसल फॉर एक्सहेलेशन, इसमें भी बहुत सारे मसल्स हैं जो कि एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं, उनके पास सिग्नल भेजा जाएगा वीआरजी के थ्रू और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक्सेसरी मसल या एब्डोमिनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से और आईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा। आपको समझ में आया होगा फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सप्रेशन कैसे होता है। मैं फिर से बता दूं, डीआरजी और वीआरजी क्या है, नर्व्स का कलेक्शन है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन है। अब देखो यहाँ 4 केसेस बन रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सप्रेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सप्रेशन। तो ये इस पूरे चीज़ का समरी है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन फंक्शन करता है, डीआरजी एक्टिवेट रहता है। नॉर्मल एक्सप्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई सिग्नल वगैरह का जरूरत नहीं है, सिग्नल सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए आता है। रिलैक्स कंडीशन में जाने में 3 सेकंड लगता है, इसी दौरान एक्सप्रेशन होता है, तो एक पैसिव प्रोसेस है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में डीआरजी और थोड़े अमाउंट में वीआरजी का भी जरूरत पड़ता है, और फोर्सफुल एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ वीआरजी ही एक्टिवेट होता है, डीआरजी इनएक्टिवेट होता है। तो आपको डीआरजी वीआरजी यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है केमो रिसेप्टर एरिया, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं केमो रिसेप्टर्स के बारे में। देखो आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा जिसमें केमो रिसेप्टर्स को दिखाया गया है, जिसमें सेंट्रल केमो रिसेप्टर और पेरिफेरल केमो रिसेप्टर दोनों ही आपको दिख रहा होगा। केमो रिसेप्टर्स जो होता है वो एक तरह का मतलब रिसेप्टर्स होता है जो कि इस एरिया में प्रेजेंट होता है। केमो रिसेप्टर सेंसिटिव होता है H+ और CO2 के। देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंट रोल होता नहीं है। ब्रीदिंग कब रेगुलेट किया जाता है, जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगे। CO2 इंक्रीज होगा तो H+ भी इंक्रीज होने लगेगा। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रीदिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, इसको ध्यान रखना। तो केमो रिसेप्टर जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है H+ और CO2 के, यानी जब H+ और CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब केमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है। तो देखो जब ये इंक्रीज होगा इसका कंसंट्रेशन तो सिग्नल सेंड किया जाएगा रिदम सेंटर को। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जिसमें डीआरजी और वीआरजी है, वहाँ पर सिग्नल सेंड किया जाएगा ताकि ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि देखो CO2 और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो हमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल किया जाए। तो यहाँ पर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है ये समझो। केमो रिसेप्टर्स 2 तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स और एक होता है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स। यानी कि जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो पेरिफेरल और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स मेडुला के पास होता है, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में होता है। आपको एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी का यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा।
देखो ये कब एक्टिवेट होगा, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए और H+ और CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तब सेंट्रल केमोरिसेप्टर आपका एक्टिवेट होता है। साथ में जब CO2 इंक्रीज हो जाए और H+ इंक्रीज हो जाए तो आपका पेरिफेरल केमोरिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाता है। ये दोनों एक्टिवेट होकर करता क्या है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वहाँ पर सिग्नल सेंड करता है, जो कि ब्रीदिंग रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा, फास्ट करा देगा ब्रीदिंग रेट को। ठीक है, तो इस तरह से केमोरिसेप्टर्स काम करता है। जब बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उस समय केमोरिसेप्टर्स काम करता है। एक ये है हेयरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेयरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स आर्क जो है एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी है, जो कि हमारे लंग्स को, एल्वोलाई को प्रोटेक्ट करता है बहुत तरह से। देखो जब क्या होता है कि एल्वोलाई में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जब फिल हो जाता है तो एल्वोलाई भी क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें जब ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर इन चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से एल्वोलाई बर्स्ट भी कर सकता है, फट भी सकता है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हेयरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। ये एक्टिवेट तब होता है जब नॉर्मली हमारा जो निमोटैक्सिक सेंटर है, जो स्विच ऑफ इंस्पिरेशन करता है, वो जब फंक्शन नहीं कर रहा है टाइमली, उस समय हमारा हेयरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। ये देखो कैसे काम करता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर्स क्या होता है, जो कि सेंस करके सिग्नल सेंड करेगा ब्रेन में, वो होता है रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। इसका अगर हम लोग पोजीशन का बात करें तो वॉल ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल के वॉल में होता है और एट्रिया में होता है। नॉर्मली ये इनएक्टिवेट होता है, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है कब, जब एल्वोलाई मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाए, मैक्सिमम फील होकर के वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए, और जब वो बर्स्ट करने की कंडीशन में हो जाता है तब जाके हमारा स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होकर क्या करेगा, ये सिग्नल सेंड करेगा किसको, इनहिबिटरी सिग्नल टू आरआरसी, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में जो इंस्पिरेटरी एरिया है वहाँ पर एक इनहिबिटरी सिग्नल को सेंड करेगा, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो स्विच ऑफ इंस्पिरेशन पूरी तरह से स्विच ऑफ नहीं होता है, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो 2 सेकेंड होता है ना वो और डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट फास्ट होने लगता है। और ये प्रिवेंट करता है एल्वोलाई को बर्स्ट होने के वजह से, फटने से। अब भाई समझो, एल्वोलाई ही रेस्पिरेटरी साइट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो वहीं हो रहा है, और एल्वोलाई ही अगर बर्स्ट कर गया तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हो जाएगा। इसलिए हेयरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स आर्क जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग में। तो ये सारा था टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है। कुछ और टॉपिक्स हैं जिसमें कि हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स, डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, लंग्स से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर है, यानी कि एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स में क्रिएट होता है ये इन्फेक्शन। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स में एलर्जी होता है, इसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं। इस समय होता क्या अस्थमा में कि इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो इम्यूनोग्लोबिन 5 तरह का होता है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन बीटा, गामा, एप्सिलॉन और म्यू। तो ये 5 तरह का इम्यूनोग्लोबिन होता है, जिसमें से IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, ये क्या करता है, बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से हिस्टामिन रिलीज करा देगा। हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से 2 कंडीशन होता है, एक होता है ब्रोंकोस्पाज्म और एक होता है म्यूकस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। देखो स्पाज्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फिर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। साथ में जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, वो म्यूकस सिक्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिम्टम्स का अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स में क्या है, एक तो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा, सफोकेशन होगा, वीजिंग मतलब क्या होता है पता है ना, वीजिंग मतलब होता है विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होना, विसल के जैसा साउंड प्रोड्यूस होना, जैसे साए साए आवाज़ वो करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे विजिंग।
कफिंग यानी कि बहुत ज़्यादा कफ का प्रोडक्शन होना, स्नीजिंग यानी बहुत ज़्यादा छींक आना, रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहना, वाटरी रनिंग नोज। ट्रीटमेंट का अगर मैं बात करूं तो हिस्टामिन के वजह से ये एलर्जी कॉज हुआ है तो उसके लिए हमें एंटी हिस्टामिन देना पड़ेगा या नेबुलाइजर का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर ब्रोंकाइटिस का बात करें तो लास्ट में आइटिस वर्ड किसके लिए होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए। मैंने बहुत बार बताया यहाँ पर आइटिस किसका यानी इन्फ्लेमेशन किसका है, ब्रोंकस का और ब्रोंक्यूल का। देखो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और क्वेश्चन यही आता है कि इम्फाइसीमा का मेन कॉज क्या है। और भी होता है कुछ कॉजेज, लेकिन जो मेन कॉज है इम्फाइसीमा का वो है क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग, यानी बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करने की वजह से इम्फाइसीमा होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो एल्वियोलर सैक है यानी कि जिस सैक के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है वो एल्वियोलर सैक डैमेज हो जाता है। एल्वियोलर सैक डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, एल्वियोलाई में ही गैसेस एक्सचेंज चल रहा है। एल्वियोलाई सैक अगर डैमेज हो गया तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ऐसे मतलब सरफेस एरिया, जिस एरिया में रेस्पिरेशन हो रहा है गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा तो टिश्यू लेवल को यानी टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। और लास्ट है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, दो हमें पढ़ना है, एक है एस्बेस्टोसिस और एक है सिलिकोसिस। यानी कि ऐसे फैक्ट्री जहाँ पर चीज़ों को ग्राइंड किया जा रहा है, जैसे मार्बल फैक्ट्री, ग्राइंड करके मार्बल का फॉर्मेशन किया जा रहा है। जैसे स्टोन फैक्ट्री, वहाँ पर भी स्टोन को ग्राइंडिंग किया जा रहा है, कटिंग किया जा रहा है। तो इस ग्राइंडिंग और कटिंग के समय क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स स्टोन का, मार्बल्स का, जो भी चीज़ का ग्राइंडिंग हो रहा है उसके पार्टिकल्स एयर में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाते हैं और वो एयर के थ्रू इनहेल हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और लंग्स में चले जाता है। जब वो लंग्स में चले जाते हैं तो लंग्स में एल्वेलाई का जो सरफेस एरिया है वो तो डिक्रीज हो जाएगा ही, साथ में वो उसके साथ चिपक जाते हैं, यानी एल्वेलाई का जो इनर सरफेस एरिया है उसके साथ जाकर के वो स्टिक कर जाते हैं। स्टिक करने की वजह से क्या होता है कि वो जो एल्वेलाई का सरफेस एरिया है वो हार्ड हो जाता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज ईजिली नहीं हो पाता है। सेम चीज़ एक मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्राइंडिंग फैक्ट्री या स्टोन फैक्ट्री में डस्ट पार्टिकल उड़ता है, वो डस्ट किसका होता है, एस्बेस्टोस या सिलिकॉन का डस्ट होता है। ये डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाएगा एल्वेलाई के इनर सरफेस एरिया में, जिसकी वजह से लंग्स का फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस मतलब होता है हार्ड हो जाना, ठीक है। हार्ड हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज ईजिली नहीं हो पाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कहीं आप ये पॉइंट सुन लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट्स का मतलब होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाइपोक्सिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट टिश्यू लेवल। ये है एस्फिक्सिया, इसका मतलब क्या होता है, सफोकेशन ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाने की वजह से सफोकेशन होने लगता है। यही कंडीशन है एस्फिक्सिया का। यूपनिया का बात करें तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हमारा नॉर्मल सांस हम लोग ले रहे हैं, ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इस कंडीशन को हम लोग यूपनिया बोलते हैं। ब्रैडिपनिया या फिर हाइपनिया किसको बोलते हैं, देखो हाइपो और हाइपर, ब्रैडिकार्डिया, एपोकार्डिया आप लोग सुने होंगे, उसी तरह से ब्रैडिपनिया और हाइपोपनिया। इसका मतलब क्या होता है, स्लो ब्रीदिंग। हाइपो मतलब स्लो और वही हाइपर का मतलब क्या होता है, फास्ट ब्रीदिंग होता है। अगर एपनिया बोला जाए यानी कि यहाँ कंप्लीटली स्टॉपेज हो गया ब्रीदिंग का, लेकिन टेम्परली भाई परमानेंट हो जाएगा तो फिर इंसान ही मर जाएगा। तो स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग टेम्परली, कुछ समय तक लिए हम लोग ये खुद भी कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, कुछ समय के लिए हम लोग अपने ब्रीदिंग को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये बच्चों में, इन्फेंट में नहीं होता है, वो अपने मन से अपने ब्रीदिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। और जब एक लिमिट पहुंच जाता है जिस समय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है हमारे बॉडी में और CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वापस से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ये है डिस्पनिया। डिस्पनिया मैंने आपको पहले भी बताया है, डिस्पनिया मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग ड्यू टू प्लूरिसी। प्लूरिसी की वजह से पेनफुल ब्रीदिंग होना, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पनिया। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि प्लूरिसी कहाँ पर हुआ, मतलब हम लोग कहाँ पर पढ़े थे और प्लूरिसी का मतलब होता क्या है, या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लूरिसी का मतलब होता है कि जब
प्लूरा, प्लूरा क्या होता है? लंग्स का कवरिंग। दो प्लूरा के बीच में यानी कि पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। वो प्लूरल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जब वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, यानी जब प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लूरिसी। और प्लूरिसी के दौरान ही डिस्पनिया कंडीशन आता है जिसमें पेनफुल ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ चैप्टर से रिलेटेड आपको दे दिया है। इससे ज़्यादा आपको अभी और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना में आपका हर तरह का क्वेश्चंस बन जाएगा। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस का ज़रूरत होगा, तो वो क्वेश्चंस के लिए कहीं और जाएंगे, खोजने जाएंगे, किसी और टॉपिक कुछ बुक में जाएंगे, कहीं कोई और चैनल पे जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल में बना दूंगा और उसमें हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है मैं वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डाल दूंगा। आप वहाँ पर जा करके उसको चेक करके आंसर दे सकते हो। मैं ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में प्लान करता हूँ, आज के लेक्चर में तो मैं नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं जितना भी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ उनके प्लेलिस्ट का भी मैं आपको लिंक दे दिया हूँ। जैसे रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस का प्लेलिस्ट का लिंक है। फिर इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर किसी किसी टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.